स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिल। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश की थी। उसके ठीक बाद 25 दिन के बाद इजराइल ने पलटवार किया। ईरान में घुसकर ईरान पर हमला किया। 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने ईरान के मिलिट्री बेस, उसके एयर डिफेंस और रेडार को निशाना बनाया। भारी तबाही मचाई है, जिसके बाद अब आशंका है कि ईरान एक बार फिर से इजराइल पर प्रहार करेगा, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने एक दिन पहले ही सेना को तैयार रहने के आदेश दे दिए थे। वहीं इजराइल के इस हमले को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि हमला सिर्फ ईरान की तैयारियों को परखने के लिए था, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए था। इसके बाद इजराइल और बड़े हमले करेगा। इस टेंशन के बीच सवाल यही है कि क्या मिडिल ईस्ट की जंगी आग थर्ड वर्ल्ड वॉर कराकर ही दम लेगी? आज की डिबेट में इसी पर चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर 200 मिसाइलों की बारिश की थी, जिसके बाद से इजराइल के बदलापुर का काउंटडाउन शुरू हो गया। पूरी दुनिया को पता था कि इजराइल जब भी ईरान पर हमला करेगा, ईरान दहल उठेगा। ईरान के हमले के 25 दिन बाद ठीक वैसा ही हुआ। इजराइल ने 3 घंटे में ईरान के 20 ठिकानों पर हमले किए हैं। इसमें ईरानी मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य ठिकाने शामिल हैं। ईरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी हमला हुआ है। ईरान पर देर रात करीब 2:15 बजे से सुबह 5 बजे तक हमले जारी रहे। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इजराइल के 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने ईरान को दहला कर रख दिया। इजराइल ने हमलों की शुरुआत सीरिया में रडार ठिकानों से की। इसके बाद ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम और रडार पर हमला किया, ताकि ईरान उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। हमले के बाद आईडीएफ ने कहा कि फाइटर जेट्स और स्पाई जेट की मदद से 1600 किलोमीटर दूर हमला हुआ। ये हमले कई चरणों में हुए। हमले के बाद उसके सभी विमान सुरक्षित वापस लौट आए। इस ऑपरेशन को पछतावे के दिन नाम दिया गया है। ईरान ने भी इजरायली हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि इजराइल के हमले में उसे थोड़ा नुकसान हुआ है। ईरान की स्टेट न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक इजरायली हमले में कम से कम 2 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई है। इजराइल ने ईरान के 3 जगह तेहरान, इलाम और उज़्बेकिस्तान को निशाना बनाया। इजराइल के इस हमले के लिए ईरान बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि एक दिन पहले ही इजराइल की तरफ से संकेत दिए गए थे कि इजरायली हमले के डॉक्यूमेंट्स लीक होने की वजह से हमलों को फिलहाल रोक दिया गया है। अब आईडीएफ नई रणनीति बनाएगी, जिसके बाद हमले किए जाएंगे। अचानक हुए हमलों की वजह से ईरान को संभलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब ईरान भी इजराइल पर हमले की कोशिश करेंगे, क्योंकि खामेनेई ने भी एक दिन पहले ही ईरानी सेना को युद्ध की तैयारी के आदेश दिए थे और ये धमकी भी दी थी कि अगर इजराइल ने पलटवार किया तो उसकी 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर गिरेंगी। फिलहाल अमेरिका ने ईरान से अपील की है कि वो इजरायली हमलों का जवाब न दे। साथ ही ईरान को धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर ईरान ने एक बार फिर से हमला करने का फैसला करा तो ईरान को इसके परिणाम भुगतने होंगे। वहीं सऊदी अरब ने ईरान पर हमले की निंदा की है। सऊदी ने इजरायली हमले को संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया, लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि सऊदी अरब ने अपने स्टेटमेंट में इजराइल का नाम नहीं लिया। हमले के बाद ईरान में हवाई सेवाएं फिर से बहाल हो गई हैं, लेकिन अभी भी डर का माहौल है। इजराइल के ईरान पर पलटवार से इस बात की आशंका बढ़ गई है कि अब ईरान एक बार फिर से इजराइल पर बड़ा हमला करे, क्योंकि इजराइल के हमले का शक तो पहले से हो रहा था, जिसको लेकर ईरान ने अपने सहयोगी देशों के साथ मोर्चेबंदी भी शुरू कर दी थी। यानी अब अगर ईरान की तरफ से फिर से इजराइल पर हमला हुआ तो ये तय हो जाएगा कि दोनों देशों के बीच बड़े युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी आशंका बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो सवाल आज की डिबेट में क्या है वो आपके सामने रखते हैं। इजराइल का पलटवार, ईरान फिर करेगा प्रहार? पहला सवाल आज के शो में यही रहेगा। दूसरा सवाल होगा, अचानक से हमला क्या ईरानी तैयारियों को परखना था, ईरान को टेस्ट करना चाहता था इजराइल, और इजराइल असल में चाहता क्या है? और तीसरा सवाल आपके सामने होगा, मिडिल ईस्ट की जंग क्या करा कर रहेगी तीसरा विश्व युद्ध? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर को इस तरह से देखा जाए? मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड
हमारे संजय कुलकर्णी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट, और दीपक वोरा सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व राजनयिक रहे हैं और डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। आपका स्वागत है सर, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही दर्शकों का तहे दिल से आज की डिबेट में स्वागत करना चाहूंगा। दीपक वोरा सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे कर रहे हैं और पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, आखिर इजराइल चाहता क्या है, उसके मन में क्या है? उसने बदला ले लिया सर, उसने याह्या सिनवार को मार दिया, उसने हमास की टॉप लीडरशिप खत्म कर दी, उसने ईरान से बदला ले लिया, उसने लेबनान में जाकर हिजबुल्लाह से बदला ले लिया, सदन लेबनान को उसने मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया है। अब व्हाट नेक्स्ट सर? आभारी साहब, बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूं। आप लोग जो न्यूज देते हैं बहुत इन डेप्थ है, यू ऑफ कोर्स आर आउटस्टैंडिंग। अब आपने 4 सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को बिठा रखा, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर? उनकी कलेक्टिव जानकारी तो मुझसे कहीं ज्यादा है। आपका सवाल यह है सर, वे इंटेलिजेंट इजराइल चाहता है क्या? इजराइल जीना चाहता है, इजराइल मरना नहीं चाहता। और आज अगर उसको खतरा है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से है। अब मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ क्या होने वाला है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है। 2300 किलोमीटर दूर इजराइल के जहाज गए थे ईरान को ठोकने के लिए। कौन से देश के ऊपर ओवरफ्लाई किया होगा? मेरा मानना है कि ये जॉर्डन के ऊपर से गए हैं, फिर समुद्र के रास्ते होते हुए शायद कुवैत के एयर स्पेस को इन्होंने एंटर किया और फिर जाके ईरान को ठोका है। ये मेरा अनुमान है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं तो और कोई तरीका नहीं बनता। सऊदी, जितने मुसलमान देश हैं, सऊदी अरेबिया और ओमान और कतार, ये वो मलेशिया, पाकिस्तान, उन्होंने तो कहा जी बहुत बड़ी बुरी बात की है, इजराइल को नहीं मारना चाहिए था ईरान को। जॉर्डन बिल्कुल खामोश है, कुछ नहीं कहा उसने, क्योंकि वो भी डरता है ईरान से। ये जितनी मोनार्कीज है ना सर उस एरिया में, जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था 1979, तो ये जो इनके तख्ते हिल गए थे, और ये अभी भी ईरान पे भरोसा नहीं करते क्योंकि वो एक्सपोर्ट करना चाहता है अपनी रेवोल्यूशन। अब ईरान क्या करेगा? मेरा मानना है अगर कोई बुद्धिमान ईरानियन है वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इजराइल वेट कर रहा है कि मुझ पे हमला हो और फिर अगला मेरा टारगेट होगा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज। और सारी दुनिया, अमेरिका ने भी ये कहा है, उनकी सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान से कहा कि टाइगर देखो, इजराइल ने अपना सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज राइट उसका इस्तेमाल किया है, अब आप कुछ मत करिए नहीं तो और पिटाई होगी आपकी। सारी दुनिया अब ईरान से कह रही है खामोश होकर बैठ जाओ। लेकिन अगर वो खामोश हो गया तो फिर ये मेरा मानना है, मैं तो 20 साल उस एरिया में रहा हूं, हिजबुल्लाह वाले जाके ईरान को ठोकेंगे कि हमको तो तू भड़काता रहा है और हमको तूने बलि की बकरी बना दिया, अब क्या हो गया, अब तेरी कहां गई सारी ताकत? वो जो शेखी मारता था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सो नेक्स्ट स्टेप, ईरान कुछ नहीं करेगा। वो वॉर प्लान्स लीक हो गए थे इजराइल के, ऑल दैट इज मीनिंगलेस। ईरान खूब भड़काएगा, मैं ये कर दूंगा वो। ईरान की आर्मी कहां 2300 किलोमीटर जाएगी इजराइल से लड़ने के? इनको बैंगन का भरता बना देंगे ये लोग सब। तो मेरा मानना है ईरान कुछ नहीं करेगा, और थर्ड वर्ल्ड वॉर के अभी आसार नजर नहीं आ रहे। अमेरिकी प्लेन्स ने भी, अगर 100 से ज्यादा हवाई जहाजों ने हिस्सा लिया जैसे आपने रिपोर्ट में बताई है, मेरा मानना है, मेरे कुछ अमेरिकन फ्रेंड्स ने बताया, यस वी वर इन्वॉल्व, कि हमारे भी जहाज गए थे, हमारे भी पायलट्स उनमें इन्वॉल्व थे, हम भी देखना चाहते थे क्या होता है। मेरा मानना है सर कि नेक्स्ट फ्यू डेज में पता लग जाएगा ईरान कुछ करता है कि नहीं। वोरा सर, लेकिन ये अमेरिका का समझ नहीं आता। वो कहते हैं अरे भाई मारना मत मारना मत मारना मत, अरे भाई न्यूक्लियर फैसिलिटी, अरे भाई उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी को छोड़ देना, बाकी हर जगह आपको जो करना कर लेना। वो मुंह पर ये दिखाता है और अंदर कहता है कि भाई उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को ही उड़ाना और बाकी किसी जगह कुछ मत करना। एब्सोल्युटली, यही तो अमेरिका को भी तो डर है उससे, हमें भी तो डर है उससे, पाकिस्तान को डर है उससे, कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि एक दूसरा मुसलमान देश हो जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो, क्योंकि उसकी लीडरशिप इसी पे है जो कहता है मेरे पास है। तो मेरा मानना है कि सर इजराइल के लिए इट्स अ थ्रेट, और ईरान क्या कहता रहा है बार बार, इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है। हिजबुल्लाह की तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, हमास भी यही कहता है। तो इजराइल में क्या करेगा सर? है इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब? मैं ये नहीं मानता, पता नहीं मुझे, लेकिन ईरान को वो नहीं बनाने देगा, वो उड़ा देगा उसकी जो फैसिलिटीज है। 10, 20, 30 साल पीछे कर देगा। पहले वो साइबर अटैक भी किया था, स्टुक्सनेट 15 साल पहले, उनको बहुत पीछे धकेल दिया। अब तो वो बिल्कुल एलिमिनेट कर देगा, जो उसने मेरे ख्याल 1981 में ओसीराक रिएक्टर जो इराक का था उसके साथ किया। ये मेरा मानना है सर, इजराइल विल नॉट एक्सेप्ट अ न्यूक्लियर वेपन इन ईरानियन हैंड्स, पीरियड। ठीक है वोरा सर, बाकी मेहमानों का रुख कर रहा हूं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर के पास जा रहा हूं। सर, आपके हिसाब से ये युद्ध किस तरफ जा रहा है सर? विवेक, जिस प्रकार से मैंने एनालिसिस किया है एम्बेसडर
वोरा साहब ने, मुझे लगता है वाकई मैं उससे पूरा सहमत हूं। इजराइल के अस्तित्व का सवाल है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, और वो जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इजराइल का, दैट इज व्हाट इज बॉदरिंग इजराइल। और यही कारण है कि ईरान, अब इमेजिन इजराइल 7 फ्रंट से अटका हुआ है, हमास, हिजबुल्लाह, हूदीज, सीरिया, इराक, लेबनान एंड ईरान। आप समझ सकते हैं इतने सारे देश मिल करके, इसके बावजूद भी सारे इस्लामिक कंट्रीज इनके साथ नहीं खड़े हैं। और ये एक बहुत बड़ी, उनको भी लग रहा होगा, ईरान को अब लगने लगा होगा कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने प्रॉक्सीज तैयार किए इजराइल को समुद्र में फेंकने के लिए, वो तो खुद ही टिक गए इधर के इधर। तो ये बहुत बड़ी बात है। और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का जहां सवाल है, आज की तारीख में जरूर ईरान ने बहुत मेहनत करके तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर नीचे जमीन में अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं। IAEA के द्वारा उनके रिफाइनमेंट कैपेबिलिटी 90%, 95% होने को आ रही है, काबिलियत है, कैपेबिलिटीज है, पर वो नहीं कर सकते। दैट लास्ट स्क्रू जो है वो ईरान को इजराइल लगाने नहीं देगा, और इसमें अमेरिका उसकी पूरी मदद करेगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। कोई मदद नहीं करेगा, ना इधर नॉर्थ कोरिया मदद करेगा, न चीन मदद करेगा, न रूस मदद करेगा, कोई नहीं मदद करेगा लास्ट स्क्रू के लिए ईरान को। ईरान को अपनी बंदिशों का एहसास है। और अब जो हमला हुआ है, आप देखेंगे अमेरिका ने जो उनको रिस्ट्रिक्शंस रखी थी इजराइल के ऊपर, उन्होंने उसको माना। उन्होंने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को नहीं ठोका, ना उनके ऑयल रिफाइनरीज को ठोका। क्यों? उसके कारण नहीं तो तेल के जो भाव हैं वो अभी जो $80 प्रति बैरल है, वो उठ करके $150-200 प्रति बैरल हो जाएंगे, जिसका कीमत झेलनी भारत, बाकी जो देश है इंक्लूडिंग अमेरिका, जबकि एक हफ्ता के इलेक्शन रह गया और इलेक्शन भी ऑलमोस्ट 49-51% टाइप ऑफ वोटिंग होने का खतरा है, तो कोई वहां पे खतरा नहीं लेगा। अमेरिका चाहेगा कि किसी ना किसी तरीके से अब ये अगले जो 1 महीना निकल जाए। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान अभी मुझे लगता है, हो सकता है कल तक अपने को पता चल जाएगा ईरान में कितना नुकसान हुआ है, कितने, कहा तो उन्होंने 2 सैनिक हैं, वो बात अलग है, पर कितना नुकसान हुआ है वो कल तक पूरा साफ हो जाएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि ईरान हमला करेगा, ईरान दोबारा करेगा, अपने प्रॉक्सीज के द्वारा। हो सकता है हिजबुल्लाह को दोबारा उकसाए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप देखें हमास जो है तकरीबन ऑलमोस्ट डिकैपेसिटेट हो चुका है, हिजबुल्लाह लीडरशिप खत्म हो चुकी है, हूदी बिल्कुल ही अब दबा हुआ है। ऐसी हालत में कहां है, आप देख रहे हैं टर्की का इराक के ऊपर हमला चल। तो ऐसे हालत में मुझे नहीं लगता है इजराइल ने मैसेजिंग दिया है कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप जानते हैं हमने क्या किया। 20 टारगेट्स और 100 एयरक्राफ्ट एंड 20 टारगेट्स, मिसाइल, ड्रोन, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, मतलब जिसके लिए ईरान को काफी लग रहा था कि हम किसी को भी हटा देंगे और रूस की मदद कर रहा था, वहीं पर ईरान जो है मारा गया है। तो मुझे नहीं लगता अभी ईरान बैकफुट पर है, कुछ नहीं होएगा। और मैं अम्बासडर साहब से बिल्कुल सहमत हूं, 3rd वर्ल्ड वॉर की आप चिंता ना करें। या विवेक, मैं रुक रहा हूं मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर का। सिन्हा सर, क्या लग रहा है आपको, आपके हिसाब से जंग का रुख क्या दिख रहा है आपको? जय हिंद। देखिए, जंग का रुख तो साफ है, 1 साल से ऊपर हो चुका है। और इजराइल देखिए वेस्ट एशिया में इजराइल इस मौके के तलाश में था, ही उसको और बहुत बड़ी गलती की। और ईरान ने किसके उकसावे में आकर के जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें 3H की बात करते हैं, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, 7 अक्टूबर, क्योंकि ये तो प्लानिंग ही हुई थी ना, और ये पूरा का पूरा लेबनान में प्लानिंग हुआ था। नसरुल्लाह उसके ये थे, और उसका जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का जो मेन सूत्रधार था वो IRGC के क्वाड फोर्सेस के कमांडर्स थे, और टॉप जो इनके यहाँ सुप्रीम लीडर रहे। तो ईरान क्योंकि कोई भी बैटल को जब खोलता है, और देखिए ट्रांस अटलांटिक से जब ये शिफ्ट होना था मेडिटेरियन में, ये थोड़ी आपने बोला है कि क्योंकि वर्ल्ड इज एट वॉर, वर्ल्ड वॉर हो या ना हो, वर्ल्ड इज एट वॉर। तो एक मेजर लड़ाई जब चल रही है, जहां पर ईरान सप्लाई भी करता है रशिया को, तो इस फ्रंट को खोलने का, ये फ्रंट खुला है ना, और अभी खुला है, और वह स्ट्रेटेजिक मोमेंट्स हैं। 20वीं सदी के तीसरे दशक में जब हम जा रहे हैं, तो उस समय ये चीजें, और इसका इंडो पैसिफिक में आप शिफ्ट कर देखेंगे तो ये शिफ्टें होती हैं। तो ये आप इसको वर्ल्ड वॉर तो ना कहें, क्योंकि 21वीं सदी में वर्ल्ड वॉर का यही रूप है, वर्ल्ड इज एट वॉर, यही रूप होगा।
और अभी हम किधर जाते हुए देखते हैं। देखिए, इजराइल बहुत दिनों से इन मौके की तलाश में था। अमेरिका इसमें फंबल करता है और 2015 के पहले जो न्यूक्लियर डील हुआ था, उन्होंने कहा था कि शायद न्यूक्लियर डील हो जाएगा, उसको जब ये आए ट्रंप साहब, उन्होंने तोड़ दिया, क्योंकि ट्रंप इज वेरी वेरी स्ट्रांग एज पर द अब्राहम अकॉर्ड, ये सब जो आप देखते हैं, और इजराइल के साथ वो पिलर की तरह खड़े हैं। वेवरिंग कौन करता है? वेवरिंग में जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है अमेरिका का, उसको ये लगता नहीं, क्योंकि वो करना भी चाहते हैं, नहीं भी करना। अब उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, क्योंकि ट्रांस अटलांटिक एरिया में, रशिया यूक्रेन में, वो एज ए कलेक्टिवली फेल हो चुके हैं, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन द रशिया इज विनिंग, और 2.5 years के बाद उनको अब ऐसा लग, और ये पूरा का पूरा श्रेय इजराइल को जाता है। कोई कहता है कि उसके, ऑफ कोर्स अमेरिका खड़ा है अपने, क्योंकि उसकी कंपल्शंस हैं, जो जूइश लॉबी है और इलेक्शंस का समय है। तो इसमें मेरा अपना ये मानना है, आई जस्ट गिव 200% तो नेतन्याहू। मुझे पता है मेरी इस बात को बहुत लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि उसको ये कहते हैं कि वो तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, वो तो केवल अपने सत्ता में रहना चाहते हैं। नहीं, आपकी बात सही है सर सिन्हा सर। अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ भी खड़ा था, पाकिस्तान ने कहां अफगानिस्तान को घुस के ठोक दिया उसके अंदर। तो इजराइल तो अपने दम पे ही लड़ रहा है, सही बात है जी। देखिए, अमेरिका का उतना ही है, और वहां की जूइश लॉबी इंश्योर करती है कि आप उन चीजों को रोक नहीं सकते हैं, चाहे आपको थर्ड ही, क्योंकि छह इनको उनके यूनिट्स हैं, उसमें से एक थर्ड है, सेकंड थर्ड भी आने वाला है, तो वो उनकी कंपल्शंस हैं। जो बाइडेन साहब ने पैसे रोके थे, मगर अभी $23 बिलियन का अभी इसी बीच में उनको मिला है। तो ये नहीं कि कोई ऐसा सपोर्ट है, उनकी कंपल्शन है। यदि अमेरिका को यहाँ पर, क्योंकि वेस्ट एशिया से वो निकल चुका था जब उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, अब द होराइजन स्ट्रैटेजी, और वो स्ट्रैटेजी में अफगानिस्तान शामिल था। उन्होंने यहां से अपनी फ्लीट्स ले गए थे कि हम इंडो पैसिफिक में चले, सब अभी वापस 1/3 ऑफ एसेट इज बैक। तो ये पूरा का पूरा जो है आज के मिलिट्री लीडरशिप और जो वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप है, कंपल्शन तो हुई इजराइल की। जी सर, बोलिए, पूरा कर लीजिए सर। जो इजराइल की लीडरशिप है, उनका रिजॉल्व जो है, और देखिए ईरान को मेरे ख्याल से वो छोड़ेंगे नहीं स्टेट, ऐसा नहीं कि बर्बाद कर देंगे जी सर, मगर चेंज ऑफ रिजीम तक ये जाएंगे। उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, उसके अंदर में उनको यदि जाना हुआ उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी को, जी सर, इसमें तो मुझे लगता है अमेरिका बहुत वो कामयाब मुल्क निकला है इस पूरे, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में देखें। उसने ईरान को भी ठुकवा दिया, उसने अपने पैसे भी इन्वेस्ट इजराइल में कर दिया, अब इजराइल से 10-20 साल तक खाता भी रहेगा और अपने हथियार भी बेच रहा है। तो उसके तो पांचों जो उंगलियां हैं, 10 उंगलियां, वो घी में और सिर कढ़ाई में। तो इतनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ मुझे लगता है वो चल रहा है। मैं मेजर जनरल सिवाज सर के पास जा रहा हूं। सिवाज सर, आपका क्या टेक है? उसके बाद कर्नल शैलेंद्र सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सिवाज सर। देखो विवेक, ये सच्चाई है कि जो अभी इजराइल ने वार किया है ईरान पे, ईरान वाकई इसका रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर ईरान इसका रिस्पॉन्ड करेगा तो आप यार मुझे मार, क्योंकि पहले भी इजराइल चाहता था किसी तरीके से ईरान इसमें इन्वॉल्व हो, और सच्चाई तो यह जो कि सबसे बड़ा टारगेट ईरान का वो न्यूक्लियर फैसिलिटी है। ऑयल जो गैस फैसिलिटी है उसकी प्रॉब्लम यह है एनर्जी सेक्टर में, अगर इजराइल उसको बर्बाद करता है तो ईरान पलटवार करेगा, वो भी इजराइल के जो एनर्जी सेक्टर को बर्बाद करता है, सऊदी, यूएई बाकियों को बर्बाद करके उससे क्या होगा, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डगमगा जाएगी। मगर एक बहुत वाइबल टारगेट है जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटी। ये अलग बात है क्या न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट कर पाएगा इजराइल और अमेरिका, क्योंकि आज की तारीख में ईरान ने उसको बड़े अंडरग्राउंड बनाया है और कहीं ना कहीं माउंटेन्स के अंडर है। मगर अगर ईरान दोबारा हमला करता है इजराइल पे तो फिर उसके पास एक प्रकार से बहाना होगा, उसके पास एक रीजन होगा करने को। तो मुझे लगता नहीं कि ईरान ऐसी गलती करेगा कि दोबारा इसके इजराइल के ऊपर पलटवार करेगा। अब देखिए सिचुएशन क्या बिल्डअप हो रही है, अभी इजराइल की क्या स्थिति है। देखो इजराइल के पास दो बहुत इंपॉर्टेंट इशू हैं। एक तो किसी तरीके से हमास से जो उसके 100 से ज्यादा हॉस्टेजेस हैं उनको वापस लाना, और दूसरा कहीं ना कहीं जो 60 से 70 हजार इजरायली प्लान कर गए हैं नॉर्थ इजराइल से, उनको वापस लाना। तो अगर आप दोनों चीजों को देखें कि अगर उसने हमास के साथ किसी तरीके से प्रेशर डलवाना है और किसी तरीके से हॉस्टेज लाने, हो सकता है या सिनवार की डेड बॉडी से भी कहीं ना कहीं बातचीत हो रही थी,
कहीं होस्टेजेस को लिया जाए। और दूसरा, जो ये 70 से 80 हजार जो इजरायली नॉर्थ इजराइल से प्लान कर गए हैं, वो तो तभी बसा जा सकते हैं जब आप बफर जोन बनाएंगे। वो तब तक नहीं बनेगा जब तक आप हिजबुल्लाह को सदर लेबनान से सेंट्रल लेबनान की तरफ पुश नहीं करेंगे, और वो तभी होगा जब आप ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। मुझे लगता है कि अब जो इजराइल का फोकस होगा कि हिजबुल्लाह के पीछे जाना और कहीं ना कहीं एक प्रकार जो बफर जोन है उसको बनाने की कोशिश करना, और अपने जो 60 से 70 हजार इजरायली है उनको वापस लाना। मगर अगर ईरान ने पलटवार किया तो फिर एक प्रकार इस लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है और इजराइल फिर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी की तरफ पक्का जाएगा, और भी जो उसके मिलिट्री टारगेट है। अब ये कहना कि कितना डैमेज हुआ है इस जो वार से, एक चीज तो साफ होगी कि देखो ईरान के पास भी S-400 है जो एयर डिफेंस सिस्टम भारत को भी दिया है। रशिया ने एक काफी अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मगर उसको भी पेनिट्रेट कर दी। जो इनके F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से 2000 किलोमीटर तक के आए हैं, और शायद हो सकता है एयर रिफिलिंग भी की हो। तो ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं इजराइल को एक ब्लूप्रिंट मिल गया है ईरान का। उनको पता लग गया है कि वीकनेसेस ईरान की क्या है, और अगर ईरान इजराइल के पास मुझे लगता है तो फिर इजराइल बहुत जबरदस्ती हमला करेगा। सर, मुझे लगता है वो ब्लूप्रिंट नहीं होगा। ऐसा लगता है वो तो ईरान अब पलटवार नहीं करेगा, और इजराइल जो है एक प्रकार हिजबुल्लाह और हमास के पीछे जाएगा। जी सर, और मुझे लगता है सर ब्लूप्रिंट क्या ही होगा, वो तो पूरा का पूरा एक्सरे निकाल कर बैठे होंगे। हिजबुल्लाह के कमांडर्स और उनके नेताओं के जेब में तो बम फट रहे थे सर, पेजर बन बन के। उन्होंने तो पूरा इंच बाय इंच जमीन नाप रखी होगी अभी तक, प्रिसाइज लोकेशन पर बम मारते हैं सर। वो तो ईरान को पता नहीं, ईरान वो तो हीरो बनने निकला था बेचारा अरब मुल्कों का, वो फंस गया गलत नंबर में। अब वहां से निकले तो निकले कैसे? अब उसने सर सिवाज सर उसने हीरोगिरी के चक्कर में मारा सर, कि मैं हिजबुल्लाह को बचाऊंगा, मैं अरब मुल्कों को बचाऊंगा, मैं इनका नेता बनूंगा, मैं यहूदियों को समाप्त कर दूंगा, मैं बता दूंगा कि इस मुल्क में कितनी ताकत है। और उसके बाद जब अब ठुकाई हो रही है सर, अब पता अब साख बचाने के लिए क्या करेंगे। साख के चक्कर में अभी गलवान से लौटे हैं सर चीनी, इसी साख के चक्कर में 4 साल पड़े रहे सर, कि भारत के सामने कि कुछ हो जाए हमारा, वरना चीन में जिनपिंग की इज्जत नहीं बचती सर। मैं इस पर दीपक वोरा सर आपका रुख करूं, लेकिन कर्नल शैलेंद्र सर का एक टेक चाहता हूं, उसके बाद आ रहा हूं सर वोरा सर आपके पास। कर्नल शैलेंद्र सर, क्या हो रहा है सर, यहां से क्या आगे देख रहे हैं आप? क्या वाकई ईरान, अब तो मुझे लगता है ईरान की इज्जत का सवाल है। एक तो वो अरब मुल्कों का हीरो बनने निकला था कि मैं कलेक्टिव सबका बदला एक साथ लूंगा, सबका बदला लेगा, वो क्या है डायलॉग, एक सबका बदला लेगा फैजल। शैलेंद्र सर आपकी आवाज एक बार चेक कीजिएगा, शायद म्यूट है आपका माइक। आप सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहा हूं सर। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हर कंट्री को हक है कि वो लीडर बने, हीरो बने, इकोनॉमिक पावर बने, मिलिट्री पावर, बट हिज एक्सीलेंसी ट्रेबल एम्बेसडर बात में अगर आप देखें, उन्होंने बाकी नहीं कहा, उन्होंने पहला पार्ट कहा कि इजराइल का सवाल। मैं आज एक चीज उसमें जोड़ता हूं, अगर वो मुझे अलाउ। ईरान को हर हक होना चाहिए, लेकिन यहूदियों के खिलाफ सिर्फ नफरत का हक नहीं। आप, क्योंकि अगर आपका बेसिस सिर्फ नफरत है तो फिर दूसरी कंट्री को अपना हक। जहां तक प्लेइंग बात है, ईरान बहुत बढ़िया गेम खेल रहा था कि अपने तीनों एच जो है हमास हिजबुल्लाह के थ्रू ये लड़ाई लड़ते रहो, अपना क्लीन रहो। और इसीलिए आप देख रहे थे कि नोइंग वेल कि इन सब चीजों के पीछे ईरान है, इजराइल ने कभी उस पर अटैक, किसी भी तरह का अटैक। और बढ़िया बात देखिएगा, हिस्टोरिकली जो प्रूव होता है अभी भी इस बात, जो स्ट्रैटेजिक ब्लंडर ईरान ने किया, पहला अटैक तो उसी ने किया, उसके बाद वापस अटैक हुआ, 1 अक्टूबर को वापस आप ही ने अटैक किया, आज फिर किस बात का रोना? भाई आप सब ये जो बोलते हैं, ये जो कंट्रीज कि हम पलट वॉर करेंगे, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि पलट हो क्या रहा है। ईरान के पास अब ऑप्शन नहीं रहा, कान पकड़ के माफी मांगेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, अपनी पब्लिक के पास वापस जाएगा। उनका पिछला प्रिंस पहले ही बोल चुका है कि ये खमैनी साहब तो हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप पे काम कर रहे हैं, पब्लिक के साथ काम नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स
इंटरनली भी रिफ्ट चल रही है, वो दबा दी जाए, वो एक अलग बात। उससे भी बड़ी बात कि उनका ये क्लेम कि हम मुस्लिम ब्रदरहुड को रिप्रेजेंट करते हैं, या सो कॉल्ड मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज मुस्लिम कार्ड खेलेंगी। भाई साहब, आजकल तो वो कार्ड खेलना भी कम है, बंद हो। कौन ऐसी कंट्री है? सीरिया, सीरिया की क्या औकात है? मैं तो कह रहा हूँ, चलिए इवन पाकिस्तान, पाकिस्तान भी चुप हो गया ना। शुरुआत में उन्होंने बोला था कि वो 200-250 ग्राम वाला कोई बम अवेलेबल है एज अ मुस्लिम बम, वो भी बंद हो गई। अब बात आ गई बात और आपकी जॉर्डन, जॉर्डन बेचारा क्या, मैं कहता हूँ मिडिल ईस्ट का कोई कंट्री क्यों अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को स्टेक पर रखेगा, जहां ईरान सिर्फ एक चीज पर इजराइल के खिलाफ है, और वो है हेट, नफरत। ये जो नफरत वो बांटने की कोशिश कर रहा है, जिसके बेसिस पर वो इजराइल के एग्जिस्टेंस को नहीं चाहता है, तो जायज बात यही है कि इजराइल अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रहा है। तो सही बात है, वो सही है। इंडिया अगर रशिया में खड़े होकर बोल सकता है दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, आपको क्या लग रहा है ईरान ने ब्लंडर नहीं कर दिया तो उसने वॉर लाइक एक सिचुएशन को इनवाइट कर लिया, जहां इजराइल की वर्ल्ड कम्युनिटी को दिखा पा रहा है कि भाई ये शुरुआत तो उन्होंने करी, हमने तो कभी अटैक, इन्होंने भी हमारे ऊपर आज से पहले कभी अटैक किया था, इसके हमने नहीं। आज अगर आप देखें, ईरान सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पर है इंटरनेशनल एडवांटेज, उसके अपने ब्रदरहुड वाले जो है सो कॉल्ड मुस्लिम, वो भी इसी शर्म से खड़े नहीं हो पा रहे कि भाई तुम्हें किसने बोला था अटैक। कंट्री टू कंट्री अटैक करना इज अ डिफरेंट बॉल गेम। एक 3H के द्वारा और लड़ना इज एंटायरली डिफरेंट गेम। पाकिस्तान इंडिया के साथ जो टेररिज्म की जो मुहिम चला रहा है, वो डायरेक्ट नहीं चला रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं हमारे रिएक्शंस डिफरेंट। पूरी दुनिया ये चीज जानती है कि जिस दिन ऐसा कंट्री आप दूसरे के ऊपर अटैक देते हो, उसके दोनों कंट्रीज का बराबर का हक है अटैक काउंटर है। और इसमें आज आप देख रहे हैं कि ईरान कॉर्नर हो रहा है, एम्बरेस हो रहा है, उसको कोई तरीका नहीं निकल के आपका असेसमेंट कि वो अटैक नहीं करेगा, मेरा फुल कॉन्फिडेंस है तो उसे अटैक वापस करना पड़ेगा, उसके पास चॉइस नहीं है। मैं एक बार कर्नल शैलेंद्र सर आपका ऑडियो भी चेक करवाता हूं, शायद उसमें थोड़ा सा ग्लिच है। मैं वोरा सर के पास जा रहा हूं। वोरा सर, मैंने बचपन में कहानी सुनी थी कि 4 दोस्त जाते हैं साथ में और एक दोस्त को आगे बढ़ा देते हैं, बोले तू लड़, में आ रहे पीछे से। ये ईरान के साथ ऐसा ही किया अरब मुल्कों ने कि भाई हम आपके साथ है, कंधे से कंधा मिला के, आप चलिए आगे, मैं आया पीछे से, या फिर हमसे कौन लड़ेगा, आगे आओ। तो भाई ईरान ना आगे गया ना पीछे गया, बाकी के अगल बगल वाले के कदम पीछे हट गए, तो पता चला ईरान आगे आ गया। तो आज की तारीख में क्या ईरान एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है, जैसे कर्नल शैलेंद्र कह रहे थे कि उसको जवाब अगर नहीं देगा तो खामनेई जनता के बीच, देश के बीच फंसेंगे, जवाब देगा तो फिर इजराइल की मार खानी पड़ेगी। ये कर्नल शैलेंद्र सिंह ने, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, बिल्कुल सही कहा है कि वो फंस गया है। एक अंग्रेजी में कहावत है, हॉइस्ट विद माय ओन पेटार, इसका मतलब होता है कि अपने ही जाल में मैं फंस गया हूं, ये अपने चक्रव्यूह में फंस गए। सर, 2 चीजें बहुत जल्दी से कहता हूं। इजराइल की एक प्रधानमंत्री होती थी, गोल्डा मेयर, और मैंने उनका एक लेक्चर सुना था कहीं पे, तो किसी ने उनसे पूछा कि शांति कैसे आएगी हमारे रीजन में, तो वो बोले जिस दिन जो ये मुसलमान देश हैं, जो ये नफरत करते हैं यहूदियों से, उससे ज्यादा अगर ये अपने बच्चों से प्यार करने लगे तो शांति आ जाएगी। उनको आत्मघाती हमलावर बना के ना भेजें। और दूसरी चीज सर, ईरान के कुछ सीनियर एम्बेसडर, बाकी लोगों से मेरा संपर्क रहता है यूरोप में, ये शाह ईरान के साथ दौड़ गए थे वहां से, उनके बच्चे वगैरह, कि जब शाह को निकाला गया था 45 साल पहले, उनमें से एक ने मुझे संदेश भेजा है आज जो हमला हुआ है, तो मुझे कहता है, मिस्टर एम्बेसडर, डेमोक्रेसी इज रिटर्निंग टू ईरान। इसका क्या मतलब है आप खुद ही समझ जाइए। मेरा एनालिसिस ये है कि ये मुल्ला रेजीम के दिन अब खत्म होने वाले हैं। ईरान के लोग उतर आए थे सड़कों पर, वो हिजाब के जो दंगा हुआ था, अब वो उतरेंगे कि तुम बकवास बहुत करते हो, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए तुम कुछ नहीं कर पाए। और अब पता लगेगा 1-2 दिन में जब कितना नुकसान, ईरान तो झूठ बोलेगा कुछ नहीं हुआ, लेकिन पता लगेगा सैटेलाइट इमेज से क्या क्या हुआ है। और फिर मेरा ख्याल से, जैसे हम लोग बचपन में कहा करते थे, मुल्लों की कच्ची हो जाएगी। वे मुल्ले जो हैं, मेरा ख्याल है इस समय बड़े फ्रेजाइल हैं सर। अरब देश भी बड़े फ्रेजाइल हैं, अशांत हैं, कंफ्यूज हैं, करे तो करे क्या। और आपने कहा कि ईरान को छुपाना पड़ेगा। सर, छुपाएंगे नहीं तो करेंगे क्या सर? एज अ कंट्री में रेस्पेक्ट करता हूं सर, लेकिन खामनेई की नीतियों की आलोचना भी करनी पड़ेगी। अब चीन गलवान में पिटा तो सर छुपाना पड़ा ना सर, घर में ठुकाई कौन बताए?
घर में मार पड़ेगी, कौन बताएगा बाहर जाके भाई हमको अंदर आके पीट के गया, ठोक के गया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की? कहां पाकिस्तान आज तक मानता है? आपने बहुत अच्छा इश्यू रेज किया है, और जनरल साहब से जो बैठे हैं यहाँ से पूछना चाहता हूँ। सब कुछ विशेषज्ञ मुझे कहते हैं जो गालवान घाटी में हुआ था, अगर वो पिंग पोंग टिंगलिंग जो भी है चीन वाला, वो उसके 2 दिन बाद अगर वो कहता है चलिए हम अब वापस जा रहे हैं, डिसएंगेज कर रहे हैं, तो हो जाता। लेकिन क्योंकि उनको मार पड़ी थी वहां पर और वो पहले घुस के आए थे और हमने उनका मुंह तोड़ दिया, तो वो क्या बताता अपने लोगों को कि हम पीछे क्यों हट गए हैं। तो उसको 4 साल रुकना पड़ा उसके लिए, जब उसने देखा कि मैं हर हफ्ते मेरा एक फौजी मारता है वहां पे, क्योंकि हमें आदत नहीं है बर्फीले इलाके में लड़ने की, जबकि भारतीय सेना तो मेरा ख्याल निक्कर पहन के वहां पे घूमते रहते हैं, ये लोग अपने प्रेशराइज टेंट्स में रहते हैं। इनमें दम नहीं है सर भारत का मुकाबला करें, तभी पिंग पोंग अब पीछे गया। और घमंड तभी भी नहीं गया उसका, आपने देखा होगा जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग हुई थी कजान में, पीएम साहब जब अंदर गए उन्होंने पहले हाथ बढ़ाया मिलाने के लिए, लेकिन इसने हाथ नहीं पकड़ा उनका, उनको ले गया दोनों झंडों के सामने खड़े हो जाए, वहां पे फोटो खींचेंगे। अगर पीएम साहब के साथ किसी ने किया होता है, मेरा मानना है किसी भी भारतीय के साथ, तो हम उसका हाथ पकड़ लेते और उसको ले जाते कि भाई यहाँ पे हम फोटो खींचेंगे। ये इन लोगों में अकल नहीं है, घमंड इनका चीनियों का भी है। तो ईरान में जो है सब मेरा मानना है कि अब वो कुछ नहीं करेगा, नहीं तो इतनी मार पड़ेगी ये गुड बाय हो जाएगा टू द मुल्ला रेजिम। और सर मैं इसमें एक क्वेश्चन कुलकर्णी सर के लिए जोड़ देता हूं कि ईरान की मजबूरी है, खामनेई को एज ए लीडर खुद को प्रूव करना है, वो अपने फाइटर जेट्स भेजेंगे ही भेजेंगे। कुलकर्णी सर। विवेक, अब ईरान जो है वो कैच 22 सिचुएशन में है, करे तो भी मरे, ना करे तो भी मरे। तो ऐसे हालात में अब अगर ईरान है तो इसमें विश्व की शांति है, उसी हालत में रहना चाहिए, उसी में विश्व की शांति है। नहीं अगर वो सोचेगा कि हम हमला करेंगे, क्योंकि एयरफोर्स जो है ये एक कमजोरी है, कमजोर कड़ी है ईरान की, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट इजराइल का है उसका एयरफोर्स। चाहे और इजराइल के पास भी जेरिको 2 है, जेरिको 3 है, जिसकी 2000 मील 4000 मील की ये है रेंज है। तो ऐसे नहीं है कि इजराइल के पास सिर्फ हर हमेशा एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करेंगे, उनके पास भी है। चाहे ईरान ने भी पिछली बार हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए, मिसाइल इस्तेमाल किए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ईरान जानता है, अपनी बंदिशें जानता है कि आज की तारीख में अगर कोई भी इस्लामिक देश ईरान के साथ नहीं खड़ा है, जब ईरान की बिल्कुल ही नाजुक स्थिति है, तो ऐसी हालत में ईरान ने पहचान लिया कि वो अकेला पड़ गया है। और ऐसे अकेले पड़ने में ये जो बाकी फ्रिंज थे, ये जो प्रॉक्सीज थे, ये तो खत्म हो गए हैं। तो ऐसी हालत में ईरान करेगा क्या? ईरान अब कुछ नहीं करेगा, जरूर धमकी देगा, अपने हालत करेगा, क्योंकि ईरान को अपने इंटरनल इंप्लोजन से बचना है। वो भी जानते हैं कि ईरान ही एक ऐसा मुल्क है पूरे विश्व में, इस्लामिक मुल्क, जहां पे लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ईरान के अंदर इस्लाम को छोड़ करके वो कहते हैं हम किसी भी धर्म के साथ नहीं है, चाहे वो पुराना अपना ज़ोरास्ट्रिज्म ले आएंगे, लेकिन हम किसी धर्म के साथ। तो अगर ऐसी हालत ईरान के अंदर है और ईरान एक शिया मुल्क है, तो ईरान को भी सोचना पड़ेगा कि हमने अगला कदम उठाने से पहले क्या करना है। और ईरान नहीं चाहता है, क्योंकि शिया और सुन्नी के बीच में अगर एक ऐसा देश है, अगर जो सेकेंड इस्लामिक बॉम्ब बनेगा तो किसके पास बनेगा? अगर पाकिस्तान एक सुन्नी देश है जहां पे इस्लामिक बम है, दूसरा देश कौन होगा? वो शियाई होगा जिसके पास इस्लामिक बम बनेगा। तो वो बनेगा नहीं, और वो बनने नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान को तो कंट्रोल में कर लेंगे, और पाकिस्तान भी जानता है उसके साथ क्या हो रहा है। तो ऐसी हालत में मुश्किल है। ईरान इज इन अ कैच 22 सिचुएशन, और वो सिचुएशन आज की तारीख में विश्व को सूट करती है। बनिस्बत ईरान को इट डज नॉट गिव हिम स्ट्रेंथ टू रिएक्ट और रिटेलिएट, और जब तक ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा मुल्क में शांति रहेगी। धीरे धीरे हमास का खात्मा होगा, डीमिलिटराइजेशन होगा गाजा का, सदर्न लेबनान पक्का, इसमें कोई शक नहीं कि एक बफर जोन बनेगा, हुदीस को संभाला जाएगा, तेल की कीमतों को स्थिर रखा जाएगा, और अमेरिकन इलेक्शंस के बाद पता चल जाएगा कि कौन और किस तरफ का रुख है, कौन जीतता है और क्या होता है। क्या बिली जी के सिन्हा सर, एक्सपर्ट्स की राय, कुलकर्णी सर की राय और वोरा सर की राय तो ये कि खामनेई कुछ नहीं करेंगे, और भलाई भी उसी में है कि वो रिएक्ट ना करें अभी, और चुप होकर शांत होकर अब सिचुएशन को देखें परखें। लेकिन मुल्क के प्रेशर का क्या सर? देश का जो प्रेशर बनेगा, इससे देश के अंदर के हालात भी बिगड़ सकते हैं, उनकी सरकार के ऊपर प्रेशर आ सकता है, उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है कि एज अ लीडर वो इसका बदला लें।
थोड़ा सा गंभीरता से जब हम इसको सोचते हैं तो ऐसा लगता है फेस वैल्यू में वो भी उन्होंने एक ऑप्शन दिया था कि हम यदि हमारा आता है समथिंग फ्रॉम इजराइल और केवल मिलिट्री टारगेट हो तो हम कुछ ना करें, ऐसा सुनने में आ रहा था। मगर उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पास 1000 मिसाइल से हम अटैक करेंगे। हमने अभी तक 300 से पहले किया था, फिर 200 से किया, और जो 13-14 अप्रैल को हुआ था उसमें 300 कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, रॉकेट थे, ड्रोन्स थे, मिसाइल्स थे, तो वो करेगा। देखिए यदि हम इसको रियलिटी में सोचें, ईरान हैज बीन ड्रॉन इनटू द बैटल। यो इजराइल उसको ड्रॉ कर रहा है। सभी लोग, पूरी विश्व और मोस्ट ऑफ द मीडिया चैनल्स इन द वेस्ट एंड ऑल, एवरीवन वांटेड इजराइल रुक जाए, कि आप रोक दीजिए, सीज फायर कर लीजिए। वहां की ओनली दैट लीडरशिप, आज जो उनकी कैबिनेट है एंड लेड बाय नेतन्याहू, हेड्स ऑफ टू दिस गाय, पूरे वर्ल्ड के प्रेशर को संभाल करके, क्योंकि अब तो सब साथ रख रहे हैं। हमास को कोई कहता था कि सोच है, बहुत सारे टीवी चैनल, इंडियन टीवी चैनलों में, वो खत्म ही नहीं हो सकता, खत्म करना पड़ता है। सोच तो है, ये सोच तो सही है, नहीं सब सर, लोग कुछ चाहते हैं नहीं, आपने ठीक कहा सर। एक चीज सिन्हा सर, मैं एक हमास चीज के खत्म कई करूं दुलारे सर। अपने देश में भी, हाँ बोलिए ना सर। मैं ये कहता हूं, जो इजराइल ने ड्रॉ किया है, कि आप बताइए 1 अप्रैल को दमास्कस में उसके एम्बेसी को मारा, इसने 13-14 तारीख को फर्स्ट जो किया था इसमें अटैक 300। तो इजराइल हैज ड्रॉन ईरान बिकॉज ईरान इज द फ्रंट लाइन स्टेट ऑफ रशिया एंड चाइना। और यही गलती जो यूक्रेन ने किया, फ्रंट लाइन स्टेट आप बनिएगा, पाकिस्तान बनता है फ्रंट लाइन स्टेट को। और आप ये लेके चलिए, आज के जो लीडरशिप है इजराइल में, वो छोड़ेगा नहीं, दे विल ड्रॉ हिम, और उसको रिटेलिएट जज करेंगे जब तक उनकी चेंज ऑफ रिजीम हो। जनता जो अभी बात कर रहे थे, हमारे जितने भी कुलकर्णी सर बात कर रहे थे, बोरा साहब एब्सोल्युटली राइट है, उनके चेंज ऑफ रिजीम को 1975-79 का जो है साफ ईरान वाज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, और इसको मैं अंदर से देखा हूं। उस जमाने में एक ऐसा मुल्क था जो एब्सोल्युटली लिबरल मुल्क, उसको इन्होंने ऐसा रेडिकलाइज किया। रेडिकलाइजेशंस विल बी ओवर, और इसी की लड़ाई इजराइल लड़ रहा है, और उसको छोड़ेगा नहीं। ये आप लेके चलिए, उसको ड्रॉ करेगा, ड्रॉ इन द बैटल। इट माइट बी बिफोर 5th of या 5 नवंबर के बाद। यदि डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो आप लेके चल। ईरान को यही नहीं कि पूरा जिस तरह से उसने हमास का किया है गाजा में या वेस्ट बैंक में, या आप जब भी देख रहे हैं लेबनान में, ये चीजें होंगी। और उसके अंदर चेंज ऑफ रिजीम, द न्यूक्लियर के लिए जरूरी नहीं है कि मारना है। उनके देखिए 15 न्यूक्लियर साइट्स हैं, उसमें से 4 जो स्पेसिफिक साइट्स हैं जो कि वेपनाइजेशन प्रोग्राम में है, वो उनके टारगेट, मेरे अनुसार लास्ट प्रायोरिटी उनके ऑयल शॉयल है। जो कहते हैं ना कि उनके हाइड्रोकेमिकल्स के ऊपर में करेगा, वो ऑयल शॉयल लास्ट है, उससे वो एंटेगनाइज करेगा पूरे वेस्ट एशिया को। बट आई एम 100% श्योर Israel will not let it go the way it is until something changes will come. जी, मैं सिवाज सर के पास आ रहा हूं। सिवाज सर, आपका क्या ठीक है, क्या करेगा ईरान? हाँ देखो, सच्चाई बात है कि ईरान के पास अब यही चॉइस है कि वो चुप रहे, क्योंकि अगर वो दोबारा पलटवार करेगा, वो ट्रैप में आ जाएगा इजराइल ने जो लेड किया था। इजराइल चाहता था शुरू से किसी तरीके से ईरान आए, उसके बाद अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वर्ल्ड के अंदर अगर है, तो अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बना देता है तो ये समझना कि वेस्ट एशिया की जो पॉलिटिक्स है पूरी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए ये सच्चाई है, अगर इसने पलटवार किया ईरान ने, तो इजराइल के पास एक बहाना होगा। फिर इजराइल ने पहले उसकी एयर डिफेंस को परख लिया है, जो अगला वार होगा वो बहुत ही ज्यादा सटीक होगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। हाँ, ये कुछ एक बातें बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि जो आज ईरान की डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, अगर आप देखें इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं कर रही, लोगों के बीच में एक प्रकार से अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक आक्रोश है, रिवोल्ट हो सकता है। आयतुल्ला अल खमानी डरे हुए हैं, वो छुपे हुए हैं, ये सच्चाई है। मुझे लगता है एक ऐसा समय आ गया है कि अब जो पब्लिक है वो अगेंस्ट आ सकती है। आप देखें कुछ एक समय पहले जिस प्रकार से औरतों ने आंदोलन किया था, उसको दबा तो दिया ईरान ने, मगर अब ऐसा लगता है अंडर करंट बहुत है।
और मुझे लगता है कि अगर आप कुछ इस लड़ाई के बाद कुछ बदलेगा इजराइल और ईरान के, और ये जो आपके रेबल्स हैं, होती रेबल, हिजबुल्ला और हमास, इसमें मुझे लगता है ईरान का बदलाव आएगा। ईरान का जो ज्यादा से है उसमें बहुत कमी आएगी। ईरान का जो एक प्रकार से मिलिट्री ताकत है उसमें गिरावट आएगी। जब बार बार हम सोचते हैं कि इजराइल वर्सेस ईरान, क्या ईरान इजराइल का मुकाबला करेगा या आगे इससे ज्यादा ताकतवर है? आपको यह समझना चाहिए इजराइल और ईरान का बॉर्डर नहीं मिलता तो लैंड लड़ाई नहीं हो सकती। और अगर आप इजराइल का देखें, इजराइल की एयर पावर जो है ईरान से 3-4 गुना ज्यादा है, क्योंकि उसे अमेरिका के सबसे बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट मिले हुए हैं, F-35, F-22 रैप्टर। तो ऐसे में इजराइल का बहुत ही ज्यादा एज है ईरान पे, और मुझे लगता है अगर ईरान ने वार किया तो जो पलट वार होगा उसमें लगता है ईरान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ईरान इसको सह नहीं पाएगा। और ये भी सच्चाई है, ये जो जितने इसके प्रॉक्सीज हैं ये को खत्म करना जरूरी है। मैं इससे सहमत हूं कि हमास एक सोच है, हमास एक सोच है, उसको आप नष्ट करें। अगर आप नहीं करेंगे हिजबुल्लाह को और होती रेबल को, ये एक कांटा है, ये आने वाले समय में आपको तंग करेंगे। हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है हमास से 3 से 4 गुना है। आज तक उसकी 15% से ज्यादा मिलिट्री कैपेबिलिटी डिग्रेड नहीं हुई है। होती रेबल तो अभी भी सक्रिय है यमन में। तो इजराइल नहीं चाहेगा कि हमास के बाद हिजबुल्लाह और होती रेबल को छोड़े, क्योंकि यह सच्चाई है, ईरान इन्हीं प्रॉक्सियों से लड़ता मतलब सर एक बात से जी, मतलब एक बात साफ है कि ये जंग आने वाले 2-3 साल तक, जी आने वाले 2-3 साल तक ये जंग चलती रहेगी। एक बात तो क्लियर हो गया इस डिस्कशन से कि जब तक हिजबुल्लाह और हूती के बिल्कुल सफाई तक इजराइल ना पहुंच जाए रुकेगा नहीं। बात रही ईरान की, एक बात जो कही जा रही कि ईरान को अब चुप बैठ जाना चाहिए, तो मैं वोरा सर आपसे सवाल लेता हूं, क्या इजराइल ईरान को चुप बैठने देगा या फिर कोई एक ऐसा प्रिसाइज अटैक करेगा, कहीं किसी राजदूत पर अटैक करा देगा, कहीं किसी कमांडर को निशाना बना लेगा, कहीं किसी मिलिट्री पर्सन को निशाना बना देगा और बोले कि उसके बाद ईरान बोलेगा देखिए इसने किया है? तो ईरान के पास ऑप्शन नहीं है सर, यहां से यूटर्न का कोई ऑप्शन नहीं है सर, मेरा तो ये मानना है। अगर ईरान एक चॉइस चुनता भी है कि हम चुप बैठ जाते हैं, फिर भी इजराइल अपने मकसद को पाने के लिए ईरान को उकसाएगा और बार बार उंगली करेगा। अगर ईरान अक्लमंद है तो वो उकसेगा नहीं, वो भड़केगा नहीं। हमारे साथ भी हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, उसने कई बार कोशिश की थी कि प्रोवोक करूं भारत को, बट हमने बहुत संयम बरता है। हम लोग जानते हैं क्या करना है। सर मैं एक चीज बताऊं, जनरल के सिन्हा साहब की बहुत अच्छी तरह से बताया कितना लिबरल सिस्टम होता था ईरान में शाह के टाइम में, बिफोर द रेवोल्यूशन। मैंने खुद देखा है, तेहरान से टेल अवीव हर रोज 2 फ्लाइट्स होती थी, तेहरान से टेल अवीव, और ईरानियन भर के जाते थे वहां नाचने गाने शराब पीने के लिए शाह के टाइम में। और फिर वहां पे तो बड़ा खुला एटमॉस्फेयर है टेल अवीव में, और बड़े अच्छे संबंध थे उनके आपस में। पर जब से ये मुल्ला आए तो इन्होंने शुरू कर दिया कि उनको जीने का हक नहीं है यहूदियों का, एटसेट्रा एटसेट्रा। ईरान को ये सोच कहेंगे बदलनी चाहिए, नहीं बदलेगी सर। ओनली वे आउट एज आई सी इट, एक डोमेस्टिक रेवोल्यूशन, सेकंड रेवोल्यूशन, इस बार डेमोक्रेटिक। वो तो इस्लामिक रेवोल्यूशन था जब खोमेनी साहब आए और शाह को बाहर निकाल दिया। अब एक डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन ईरान ये आ रहा है सर, ये मैं देख रहा हूं। अंडर करंट बहुत है, इकोनॉमी खत्म हो रही है, पूरी तरह से जकड़े गए हैं। अब कहां से पैसा लेंगे लड़ने के लिए? क्या आपको, क्या जनरल साहब बताएंगे, क्या रशिया को कोई फर्क पड़ेगा कितने ईरानी मरते हैं? क्या चीन को फर्क पड़ेगा कितने ईरानी मरते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। बस यही है, ईरान अगर रोशनी देखे और कहीं अब मैं चुप हो जाऊं, मुझे बहुत मार पड़ी है, और चुपचाप से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो कुछ हो सकता है करूं, या फिर वो रिवाइव करूं जो अग्रीमेंट अमेरिका और जर्मनी और P5 के साथ किया था कि भाई अब हम लोग इसको कैप कर देंगे, क्योंकि अमेरिका ने कहा तुम बेईमानी कर रहे हो, ईरान बोला तुम बेईमानी कर रहे हो। वो अग्रीमेंट खत्म हो गया था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम, उसको रिवाइव करे, और कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये सर इसमें भी मुझे लगता है काफी वक्त लग जाएगा। आप लोग कह रहे हैं कि जल्दी होगा, लेकिन इतनी जल्दी संभव दिखता नहीं है कि जिस रास्ते पर खामनेई चल रहे हैं वो अभी ईरान को और नीचे गर्त तक ले जाने वाली स्थिति दिखाई दे रहा है सर।
ईरान के लोग नहीं मानेंगे सर, दे विल कम आउट ऑन टू द स्ट्रीट्स। शाह के बरखिलाफ जब मूवमेंट हुई थी सर, आप उस टाइम के वीडियोस देखिए किस तरह से लोग आ गए थे। शाह की फौज ने तो गोली चलानी शुरू की थी, और मैंने वीडियोस देखे हैं सर, मेन एंड वुमेन, आदमी लोग जो थे अपनी वेस्ट खोल के कहते थे लो आओ हमको मारो। वो जुनून था। अब वो जुनून मैं समझता हूं ईरान में फिर वापस आएगा। इस रेजीम के पास अब ज्यादा समय नहीं है सर, ये मेरा मानना है। मैं इस पर कुलकर्णी सर क्या कह रहे हैं, उनका टेक चाहूंगा। कुलकर्णी सर। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान का फायदा इसी में है कि वो कम से कम जनवरी तक इंतजार करे और अमेरिकन इलेक्शन का रिजल्ट देखे और उसके बाद सोचे, और उसके बाद शायद ईरान को सोचने का मौका नहीं मिलेगा, अपने आप सुधर जाएगा। और ईरान जो है जानता है, पुरानी सभ्यता है, ऐसे नहीं कि ईरानियन जो है वो मूर्ख लोग कुलकर्णी हैं। सर, ऐसा ना हो जाए कहीं आसमान से गिरे खजूर में लटके बाइडेन का और डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं। वो उसी का तो मैं कह रहा हूं कि वो आने के बाद ईरान खुद ही समझ जाएगा और कोई फायदा है नहीं, और इंतजार करेंगे। अगर कोई दूसरी सरकार आ गई तो हो सकता है न्यूक्लियर डील में उनको कहीं ना कहीं से छुटकारा मिले, वो बहुत मुश्किल है। ईरान का इसी में फायदा है कि कम से कम डोमेस्टिक कंपल्शन के मद्देनजर जो हुआ सो हुआ, भूल जाए और नई रात शुरू करे, नया दिन शुरू करे, बनिस्बत ये सोचे कि रिटेलिएट करे, उसमें ईरान का नुकसान होगा। क्योंकि अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है। अब लड़ेगा कौन? तो अमेरिका भी वही चाहता है जो इजराइल चाहता है ईरान को। ईरान नहीं चाहता है अमेरिका आए, और अमेरिका को कोई रोक नहीं सकता अगर ईरान ने रिटेलिएट किया। तो बेस्ट है ईरान शुड स्टे अवे फ्रॉम इट, और जैसे है वैसे है। जो हुआ उन्होंने 1 तारीख को किया, इन्होंने 26 तारीख को रिटेलिएट किया। दैट्स इट एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। या जी के सिन्हा सर, क्या जो हुआ सो हुआ, ये बड़ा फेमस सेइंग है सर हमारे देश के पॉलिटिक्स में सर। किसी एक नेता ने दिया था, नाम नहीं लूंगा, उसमें बहुत बवाल हुआ था सर, जो हुआ सो हुआ। के सिन्हा सर। देखिए यहाँ की परिस्थितियां अलग हैं। इंडिया क्योंकि हम लोग दूसरे तरीके से थोड़ा सोचते हैं। जो यहाँ के लोग हैं खास करके देखिए IRGC का यदि फुल फॉर्म देखेंगे, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, और ये अयतुल्लाह खोमेनी साहब के ही इज द सुप्रीम लीडर। ईरान में एक आर्म फोर्सेस है, उसकी बात नहीं होती है। ईरान में 2 फोर्सेस हैं, एक तो IRGC है और IRGC नेवी, जो ईरानियन नेवी थी उसकी पूरी पकड़ IRGC नेवी ने कर ली है। जो क्वाड फोर्स है जिसकी हम बात करते हैं वो 5th ब्रांच ऑफ IRGC है, सबसे इंपॉर्टेंट, और वो कंप्रोमाइज्ड हो चुकी है। जितने भी रियासी साहब जो मारे गए थे, आपके प्रेसिडेंट रैश, ऐसे उनको तो इन्होंने कवर अप कर दिया कि वो हेलीकॉप्टर में क्रैश हो गया, उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब, और ये लड़ाई के दौरान हुआ, और वो उस समय तो अपनी छिपा गए। आज के दिन में जो फिजकियान साहब आए हैं, मसूद फिजकियान, ये थोड़े मॉडरेट है। अभी कह रहे हैं कि नहीं हम छोड़ेंगे, काउंटर अटैक करेंगे, 1000 रॉकेट से करेंगे, और इन्हीं के समय ये दोनों रिट्रीब्यूशन जो आई है इनके समय हुआ है, जो 1 अक्टूबर वाला या 13-14 अप्रैल वाला। उस समय क्योंकि इनका अप्रैल में जो हुआ था, बात ये है कि देखिए, मैं उसको कहते हैं, शायद मैं समझा नहीं पाया, ड्रॉइंग द एनिमी इन द बैटल, और ये बैटल बहुत बड़ा है, इसलिए अबव द होराइजन है। जैसा बताया जा रहा है 2300 किलोमीटर, और देखिए ये उड़ के आते हैं, उसको मारते हैं। और नहीं, मैंने आपके जवाब पे ही सिन्हा सर ये कहा था कि इजराइल ईरान को कभी चुप बैठने नहीं देगा जब तक वो अपना बदला पूरा ना कर ले सर। ये उसकी बड़ी भूल होगी, इजराइल की बहुत बड़ी भूल होगी यदि इजराइल लेट इट गो लाइक दिस। इजराइल का मेन मकसद रिजीम चेंज है, और इसीलिए उसने रियासी को किनारे लगाया, IRGC के टॉप कमांडर्स को निकाला जो मैटर करते हैं, कासिम सुलेमानी से चला है जी। और ये जो आप देख, और ये ईरान को समझना पड़ेगा, यू कांट बिकम फ्रंटलाइन स्टेट। आप यूक्रेन ना बने, आप और यूक्रेन यदि आप बनेंगे, केवल आपकी क्षति होगी। देखिए, इसको रशिया भी यूज कर रहा है, इसको चाइना भी यूज कर रहा है। वो कल कहा था, रशिया का स्टेटमेंट था कि विल ज्वाइन, लेट्स सी। आज तो बहुत बड़ा रिट्रीब्यूशन हो गया उनके ऊपर में, क्या रशिया ज्वाइन करेगा? रशिया में पुतिन साहब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको चाहिए, चाहे वो नॉर्थ कोरिया, और यही गलती करेगा नॉर्थ कोरिया या इंडो पैसिफिक में। तो ये जो फ्रंटलाइन स्टेट नहीं बनना, पाकिस्तान ने गलती किया, क्या हालत हो गई, भूखे मर रहे हैं। भारत कभी भी फ्रंटलाइन स्टेट किसी का नहीं बनाया। अमेरिका इसको फ्रंटलाइन स्टेट चाइना के अगेंस्ट बनाना चाहता है। हमने कहा
उनके जो डिप्टी सिक्योरिटी एडवाइजर आए थे अभी, आप जब इसके बाद उन्होंने कहा था, इसी जब ये हुआ कि इफ इंडिया विल नॉट ज्वाइन क्वाड का, माने क्वाड से नहीं, मिलिटरली अगेंस्ट, देन हम लोग, यदि चाइना खड़ा होता है तो हम हेल्प नहीं कर। इंडिया ने कहा जाओ अपने घर पे, इंडिया विल फाइट हिज ओन बैटल। सबसे बड़ी गलती, यदि लोग सुन रहे हैं ईरान में, फ्रंट लाइन स्टेट मत बनो। और इसने ये फ्रंट लाइन स्टेट से अपनी प्रॉक्सी लगा रखी है, ट्रिपल एच, इस्लामिक रेवोल्यूशन, IRGC का। ये इतनी बड़ी जो गलती है, ये पूरे के पूरे ईरान के जो कट्टरता है वो उनकी प्रॉब्लम है। वो कट्टरता पूरी ईरान में नहीं है, वो कट्टरता अभी कुरकुल साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि लोग त्रस्त हैं, वो छोड़ना चाहते हैं। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं दीपक बोरा साहब। एक शहर है सिराज, साउथ में, उसके ऊपर शहरों के बाद सिराज, कोई पॉलिटिकल, कोई मिलिट्री उसकी नहीं है, बट बिफोर जो 1970 20,000 यहूदी रहते थे। इट इज ए हिस्टोरिकल प्लेस। उसके ऊपर में मेजर अटैक किया है उन्होंने।